इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.5 करेंगे क्रेमर्स रूल। डिटर्मिनेंट्स को यूज करते हुए हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज शुरू करने के पहले हम थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स कर लेते हैं। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स एंड इन 3 वेरिएबल्स करेंगे। तो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स इस फॉर्मेट में होते हैं ax प्लस by इज इक्वल टू c। यहाँ पे a x का कोफिशिएंट है, b y का कोफिशिएंट है और c एक कांस्टेंट नंबर है। तो हम x और y की वैल्यू निकालते हैं। 10th क्लास में भी आपने किया होगा, x और y की वैल्यूज निकाली होंगी एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से या ग्रुपिंग मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। अब इस यहाँ पे इस एक्सरसाइज में हम इसको यूज करेंगे क्रेमर्स रूल फॉलो करते हुए। हम डिटर्मिनेंट्स का यूज करेंगे इस x और y की वैल्यू निकालने के लिए। तो एक होगा लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स और उसके बाद हम करेंगे लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स, जहाँ पे वो इस फॉर्मेट में होंगे ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d। a x का कोफिशिएंट, b y का कोफिशिएंट, c z का कोफिशिएंट और d कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा। तो x, y और z की वैल्यू निकालना हमारा पर्पस है और हम बताएंगे कि x और y और z की वैल्यू के बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि इन लीनियर इक्वेशंस का क्या सॉल्यूशन है। ये एक यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं या फिर इसका नो सॉल्यूशन हो सकता है। तो अब हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स का यूज करते हुए ये चीज को डिफाइन करेंगे कि क्या यूनिक सॉल्यूशन है, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो सिस्टम विल बी कंसिस्टेंट, अगर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है तो भी सिस्टम विल बी कंसिस्टेंट, और अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो सिस्टम विल बी इनकंसिस्टेंट। आई होप अभी आपको थोड़ा सा इसमें क्लैरिटी नहीं लग रही होगी, लेकिन हम जैसे ही एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो मैं आपको उसमें सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करती जाऊंगी। हम सिर्फ एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं करेंगे, मैं आपको साथ के साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर करती जाऊंगी। तो हम जैसे ही फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं तो मैं इसको आपको इसकी क्लैरिटी बता देती हूँ। सबसे पहला है एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 1। यूजिंग क्रेमर्स रूल सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये 1 से लेकर 7 तक के क्वेश्चंस में हमें लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब x और y की वैल्यू निकालनी है, x और y की वैल्यू निकालनी है यूजिंग क्रेमर्स रूल, यानी कि डिटर्मिनेंट को यूज करते हुए। तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन पे बताती हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू निकालने के लिए, y की वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले निकालेंगे इसका डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट होगा, आपको लिखना है 3 एंड y का कोफिशिएंट है 1, तो 3 एंड 1। x का कोफिशिएंट है इधर 1 और y का कोफिशिएंट है इधर 2। तो डिटर्मिनेंट निकालना हम सीख चुके हैं अब तक, तो फिर भी एक बार रिवाइज करते हुए, डिटर्मिनेंट जब ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का होता है, इसका मतलब है कि हम इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है। डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकल सकता है, मतलब नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर है 2। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए 3 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 1, तो यहाँ पे आपका डिटर्मिनेंट आ जाएगा 5। अब सबसे पहले आपने क्या देखना है कि डिटर्मिनेंट जो है वो 0 है या नॉन जीरो है। 5 जो कि नॉन जीरो है। अगर आपका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया, यानी कि डी आपका नॉन जीरो आ गया, डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, तो इस सिस्टम के दो तरह के सॉल्यूशन होंगे, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या तो इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो उसको हम अभी बाद में करते कि कैसे कैसे आएगा, कि कब यूनिक सॉल्यूशन होगा और कब इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो अभी हमने सबसे पहले निकाला है डी, अब हम निकालेंगे D1।
क्योंकि x और y की वैल्यू निकालने के लिए हमें उसके बाद चाहिए d1 और y की वैल्यू निकालने के लिए हमें चाहिए d2। तो सबसे पहले d1 क्या होता है? d1 का मतलब है ये जो कांस्टेंट है 5 और 3, इसको हम लेके जाएंगे फर्स्ट कॉलम में, यानी कि फर्स्ट कॉलम में 3 और 1 की जगह पे हम लिखेंगे 5 एंड 3 और बाकी दोनों कॉलम नंबर 2 को एज इट इज रख देंगे। तो ये बन जाएगा आपका d1। तो d1 निकालने के लिए सेम वैसे ही 5 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1, तो 10 माइनस 3 ये हो जाएगा आपका 7। तो जब आप d1 निकाल लिया आपने तो आप x की वैल्यू निकालोगे। x का फॉर्मूला होगा d1 अपॉन d। तो यहाँ पे d1 है 7 और d है 5, तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 7 अपॉन 5। इसी तरीके से आप d2 निकालोगे। d2 निकालने के लिए कांस्टेंट को हम सेकंड कॉलम की जगह पे रखेंगे, यानी कि फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहेगा 3 एंड 1 और सेकंड कॉलम की जगह पे हम रखेंगे 5 एंड 3 को। अब इसको बोलेंगे d2। तो d2 निकालने के लिए 3 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 5, तो ये हो जाएगा आपका 9 माइनस 5, ये हो जाएगा आपका 4। तो y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू निकालने के लिए d2 अपॉन d, ये आ जाएगा आपका 4 अपॉन 5। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू निकाल दी है हमने। सबसे पहला स्टेप आपने देखना है कि d नॉन जीरो होगा। अगर d नॉन जीरो है, जो कि इस केस में है 5 जो कि नॉन जीरो है, तो आप d1 निकालोगे। d1 के बेसिस पे x निकालोगे d1 अपॉन d और d2 निकालोगे, यानी कि कांस्टेंट को सेकंड कॉलम के साथ रिप्लेस करोगे तो d2 निकालोगे और y की वैल्यू आ जाएगी d2 अपॉन d। तो ये आ गई x और y की वैल्यू। इनका यूनिक सॉल्यूशन है, इनका यूनिक सॉल्यूशन है। तो हम लिखेंगे, अगर मान लो यहाँ पे d1 आ जाता आपका से 0 आ जाता और d1 आपका 0 आ जाता या d2 में से कोई 0 आ जाता, तो d1 तब भी ये यूनिक सॉल्यूशन होता। तो सबसे पहला स्टेप क्या देखना है, तब भी इसका आंसर आ जाता 0, क्योंकि एनी नंबर रेज टू एनी नंबर, अगर 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज इक्वल टू 0। मान लो कि d1 0 आ जाता तो इसका आंसर आता 0, जो कि एक यूनिक सॉल्यूशन होता। लेकिन बाय चांस आपका d जो है, आपका d 0 आ जाए, आपका d अगर 0 आ जाए, d1 में से या d2 में से कोई भी नॉन जीरो आ जाए, तो d1 मान लो आपका आ जाता 5, तो x की वैल्यू कैसे निकालते? 5 अपॉन 0 d1 अपॉन d। तो ये क्या हो जाता? ये हो जाता आपका अनडिफाइंड नंबर, क्योंकि एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज अनडिफाइंड इन मैथ्स। तो किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करना पॉसिबल अभी तक कोई नहीं कर पाया, तो ये अनडिफाइंड हो जाता। तो अगर आपका d 0 आ जाए और d1 या d2 में से कोई भी एक नंबर नॉन जीरो आ जाए, तो आपका ये आंसर क्या होता कि ये अनडिफाइंड है यानी कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो अगर d 0 आ जाता है तो आपको देखना पड़ेगा d1 जैसे ही नॉन जीरो आ जाए, तो आपको वहीं पे आंसर कंप्लीट कर देना है कि उसको कंप्लीट करके x करके दिखा दो, x को डिवाइड करके दिखा दो 0 से और लिख दो कि अनडिफाइंड, सो दिस सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, सो दिस सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। ये सिस्टम आपका इनकंसिस्टेंट है। तो ये वाला केस हो सकता है और एक और केस हो सकता है, थर्ड केस। थर्ड केस में क्या होता है, मान लो आपका d जो है 0 आ गया, d 0 आ गया, d1 या d2 दोनों 0 आ गए या दोनों में से एक 0 आ गया, तो 0 डिवाइडेड बाय 0 ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। तो इस केस में हो सकता है कि सिस्टम मे और मे नॉट बी कंसिस्टेंट, सिस्टम कंसिस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, एंड इट मे और मे नॉट हैव इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। इसका एक क्वेश्चन आएगा तो मैं इसको आपको इसके साथ समझा के दिखाऊंगी कि मे कब वो कंसिस्टेंट हो सकता है, कब वो कंसिस्टेंट नहीं हो सकता है। क्वेश्चन के साथ, एग्जाम्पल के साथ समझना उसको ईजी रहेगा।
तो अभी के लिए बस इतना समझ लो कि अगर आपका डी नॉन जीरो आ गया तो आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा, अगर आपका डी जीरो आ गया, D1 या D2 में से कोई नॉन जीरो आ गया तो नो सॉल्यूशन, लेकिन D1 D2 ये जीरो आ गए तो सिस्टम मे और मे नॉट बी कंसिस्टेंट। ये जैसे ही क्वेश्चन आएगा जो कि आने वाला है इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन, तो मैं उसके साथ ही आपको इसको समझा दूंगी। तो अभी के लिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर आप लिखोगे कि सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो जैसे ही डी नॉन जीरो आ गया तो दैट मीन्स कि सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, और ये सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट है। वैसे आपको आने नहीं वाला है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ग्राफ अगर बनाओगे इसका तो x और y आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। ये जो लाइंस होंगी, जो भी लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनकी स्ट्रेट लाइन बनती है, आपको पता होगा, 10th में किया होगा। तो ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं जब, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। जब आप इसका ग्राफ बनाओगे जो कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो इसका सिस्टम का कौन सा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। आई होप आपको इसका पहला पार्ट समझ में आया होगा। तो फर्स्ट पार्ट ये हो गया। सेकंड पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट सेम है बट हम स्टिल इसको एक बार प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट है, मैं ट्राई करूँगी कि एक पेज पे एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप उसको इजीली ले पाओ। तो सेकंड पार्ट भी एक बार कर लेते हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए एक बार के लिए। एक और चीज़, इसको बोलते हैं नॉन होमोजीनियस सॉल्यूशन। नॉन होमोजीनियस सॉल्यूशन का मतलब है अगर यहाँ पे कांस्टेंट जो है नॉन जीरो आए, मतलब जीरो नहीं आए, तो इसको बोलते हैं हम नॉन होमोजीनियस सॉल्यूशन। आगे चल के आपको होमोजीनियस सॉल्यूशन के भी क्वेश्चंस आएंगे, तो तब की तब मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगी। अभी कोई पूछे तो ये कौन सा सॉल्यूशन है, अगर 5 या 3 में से कोई जीरो नहीं है तो ये नॉन होमोजीनियस सॉल्यूशन है। तो अब इसका हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं एक बार प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले काम क्या करना है, हमने डी निकालना है। तो डी निकालने के लिए हम 2 और 5 का कोफिशिएंट है -1, 3x का कोफिशिएंट है 3, इसका कोफिशिएंट है 5। तो हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू -1, तो 10 माइनस -3, 10 प्लस 3 13, जो कि आ जाएगा आपका 13, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहीं पे हमारा पहला आंसर आ गया कि दिस सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो अगर ये नॉन होमोजीनियस हो, नॉन होमोजीनियस देखना है कि मतलब इधर जीरो नहीं होने चाहिए, और डी आपका नॉन जीरो आ गया, तो दैट मीन्स कि सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। यहीं पे हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आपको 1 मार्क कराएंगे तो आप 1 सेकेंड में बता सकते हो इसको करके, डी निकाल के, कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है। नॉन होमोजीनियस होना चाहिए और डी नॉन जीरो आना चाहिए, तो यूनिक सॉल्यूशन है। अब हम निकालेंगे D1। D1 के लिए 17 और 6 को हम फर्स्ट कॉलम में पुट कर देंगे, सेकंड कॉलम को सेम ही रखेंगे -1 एंड 5। तो 17 इंटू 5 -6 इंटू -1, तो 85 प्लस 6 ये आ जाएगा आपका 91। तो x की वैल्यू आ जाएगी D1 अपॉन D 91 अपॉन 13 यानी कि 7। तो x की वैल्यू आ गई है 7। D2 निकालने के लिए 17 और 6 को सेकंड कॉलम में पुट कर दो, फर्स्ट कॉलम को एज इट इज रहने दो। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 17, तो 12 माइनस 51, तो ये आ जाएगा -39। तो y की वैल्यू आ जाएगी D2 अपॉन D -13 अपॉन 13 -39 अपॉन 13 -3 आ जाएगा। तो ऑब्वियसली हमने पहले ही बता दिया कि ये एक यूनिक सॉल्यूशन है। तो अगर यहाँ पे नॉन होमोजीनियस हो, मतलब कांस्टेंट की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और जैसे ही डी आपका नॉन जीरो आ जाता है तो इसका यूनिक सॉल्यूशन है, और ये आ जाएंगी x और y की वैल्यूज। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैं नहीं कर रही हूँ, उसमें जस्ट आपको बता देती हूँ, सिंपल ही है। फर्स्ट पार्ट में क्या करोगे आप, 2x माइनस 7y, ये -13 को इधर ले जाओ तो 13 हो जाएगा। 5x प्लस 6y, ये -9 को इधर ले जाओ तो 9 हो जाएगा।
डी निकालने के लिए 2 माइनस 7 5 एंड 6, और D1 निकालने के लिए 13 और 9 को फर्स्ट कॉलम में पुट कर दो, सेकेंड कॉलम को एज इट इज रख दो, और D2 निकालने के लिए 13 और 9 को सेकेंड कॉलम में पुट कर दो और फर्स्ट कॉलम को एज इट इज रख दो। तो आपका D1 D2 के बेसिस पे x और y की वैल्यूज निकल जाएंगे, जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि इसका कैसा सॉल्यूशन है। तो मैं इस पार्ट को नहीं कर रही हूँ, मैं इसका सेकंड पार्ट कर रही हूँ। वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो जाती है, इस सेम ही क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस और बढ़ जाएगी। तो सेकंड पार्ट में 2/x है, 3/y है। तो सबसे पहला हम काम कर रहे हैं कि 1/x को मैं u और 1/y को मैं v मान रही हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 2। यहाँ पे आ जाएगा 5u प्लस 8v इज इक्वल टू 31/6। तो 1/x की जगह पे u पुट कर रही हूँ मैं, जिससे ये थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाएगा। अब हम निकालेंगे सबसे पहले d निकालने के लिए 2 and 3 पुट किया, 2 and 3, 5 and 8, 5 and 8। तो d निकालने के लिए 2 into 8 minus 5 into 3, 16 minus 15, तो ये आ जाएगा आपका 1। 16 minus 15 आपका आ जाएगा 1। तो जैसे ही ये 1 आ गया, पहली चीज ये नॉन होमोजीनियस सॉल्यूशन है और d की वैल्यू 1 आ गई, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन है। ये चीज हमें अभी पता चल गई है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है, विच इज क्योंकि d जो है नॉन जीरो है। अब हम निकालेंगे D1 के लिए हम जो कांस्टेंट है उसको कॉलम नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो इसको पुट करेंगे इधर 2 and 31/6, और सेकेंड कॉलम को एज इट इज रहने देंगे 3 and 8। तो D1 निकालेंगे 2 into 8 करेंगे माइनस 31/6 into 3 करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 16 minus 31/2, 16 minus 31/2। तो ये आपका आ जाएगा 3/6, या फिर ये आपका आ जाएगा 1/2। 16 minus 31/2 करेंगे तो 32 minus 31 यानी कि 1/2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू निकालोगे आप, x की वैल्यू नहीं निकाल सकते, u की वैल्यू निकालोगे, जिसके बेसिस पे x की वैल्यू निकालोगे। u की वैल्यू निकालेंगे तो d1/d, तो d1 कितना है 1/2 और d कितना है आपका 1, तो u आ गया आपका 1/2। अगर आपका u 1/2 आ गया है तो x क्या है 1/x इज 1/2, क्योंकि 1/x इज इक्वल टू u, तो 1/x इज इक्वल टू 1/2, विच इम्प्लाइज कि x इज इक्वल टू 2। दोनों साइड का रेसिप्रोकल ले लोगे तो x विल बी 2, क्योंकि हमने 1/x को u माना था। इसी तरीके से आप d2 निकालोगे। d2 निकालने के लिए 2 और 31/6 को हम सेकेंड कॉलम में लिखेंगे। फर्स्ट कॉलम को एज इट इज रख दो 2 and 5। तो d2 निकालने के लिए 2 into 31/6 माइनस 2 into 5, तो यहाँ पे आ गया 31/3 माइनस 10, तो ये 30, ये आ जाएगा आपका 1/3। तो v है आपका 1/3, यानी कि y है आपका 1/y है आपका 1/3, मतलब रेसिप्रोकल ले लो तो y इज इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू आ जाएगी 3 और x की वैल्यू आ जाएगी 2। यूनिक सॉल्यूशन है, ये हमने पहले ही कर लिया है। तो ये था इसका सेकंड पार्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी आपको निकालना है, यूनिक सॉल्यूशन करना है, यानी कि x और y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे 3x plus ay is equal to 4, 2x plus ay is equal to 2, a is not equal to 0, a की वैल्यू 0 नहीं है, ये आपको दे रखा है। तो यहाँ पे हम करते हैं डिटर्मिनेंट निकालते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहली चीज ये नॉन होमोजीनियस सॉल्यूशन है, तो जैसे ही d नॉन जीरो आ जाएगा तो ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो d निकालते हैं। d निकालने के लिए 3 and a, 2 and a, 3 and a, 2 and a निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट के लिए 3 into a,
3a, -2 इंटू ए 2a। यहाँ पे आपको दे रखा है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 होता तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाता। अब यहाँ पे a डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, क्योंकि a ही 0 नहीं है, तो दैट मीन्स यहीं पे आपको पता चल गया है कि इसका सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन है। ये चीज़ मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। अगर 1 मार्कर में ये पूछ लें तो यहीं पे आप फटाफट से बता सकते हो कि यूनिक सॉल्यूशन है। नॉन होमोजीनियस होना चाहिए, तो ये यूनिक सॉल्यूशन है। अब हम निकालेंगे D1। D1 के लिए हम 4 और 2 को फर्स्ट कॉलम में पुट कर देंगे, सेकेंड कॉलम को एज इट इज रखेंगे। तो 4 इंटू ए 4a, -2 इंटू ए 2a, तो ये आ जाएगा आपका 2a। x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू के लिए D1 अपॉन D यानी कि 2a अपॉन a, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, ये आपका आंसर। D2 निकालने के लिए आप 4 और 2 को सेकेंड कॉलम में पुट करेंगे, फर्स्ट कॉलम को एज इट इज रहने दो 3 एंड 2, तो यहाँ पे 3 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2, तो 6 माइनस 8, तो ये आ जाएगा आपका -2। तो y की वैल्यू निकालोगे तो D2 अपॉन D यानी कि -2 अपॉन में D की वैल्यू क्या है, a है, तो -2 अपॉन a, ये आपका आंसर है। दिस सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन और दिस सिस्टम इज कंसिस्टेंट, ये सिस्टम कंसिस्टेंट है। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, इसका भी हम एक ही पार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको x, y, z, अब आपको लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं इन 3 वेरिएबल्स x, y एंड z। तो यहाँ पे हमें x, y और z तीनों की वैल्यू निकालनी है। तो मैं फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कर रही हूँ। ये यहाँ पे कांस्टेंट नॉन जीरो है, तो ये नॉन होमोजीनियस सॉल्यूशन है। जैसे ही d नॉन जीरो आ जाएगा तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। मैं इसका सेकंड पार्ट कर रही हूँ। सेकंड पार्ट में है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 को उस साइड पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका -1। सिमिलरली x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू -4। x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू -6। तो हम कांस्टेंट पार्ट को उधर लेके जाएंगे क्योंकि अभी हमने डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला काम हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम यहाँ पे x, y और z इनके कोफिशिएंट क्या है, 1, 1 एंड 1 लिखेंगे। 1, 2 एंड 3, 1, 3 एंड 4। आप चाहो तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस कर सकते हो, जो कि हमने 4.2 में किया था कि कॉलम नंबर 1 से कॉलम नंबर 2 को माइनस कर दो, कॉलम नंबर 2 से कॉलम नंबर 3 को माइनस कर दो। उससे होगा क्या कि आपके 1 और 2 0 0 हो जाएंगे और आपका डिटर्मिनेंट निकालना इजी हो जाएगा। आप चाहो तो सीधे सीधे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो एक बार मैं उसको रिपीट कर देती हूँ, वो जो हमने किए थे एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो मैं क्या कर रही हूँ, C1 माइनस C2 कर देती हूँ, यानी कि 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 -1, 1 माइनस 3 -2। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जितने जीरो होंगे डिटर्मिनेंट निकालना उतना ईजी हो जाता है। अब मैं क्या कर रही हूँ, C2 माइनस C3 भी कर देती हूँ। तो C2 माइनस C3 यानी कि 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 3 -1, 3 माइनस 4 -1। अब थर्ड कॉलम को मैं एज इट इज छोड़ रही हूँ, 3 4 1 3 4। इसका फायदा क्या हुआ कि जब मैं एक्सपेंड करूंगी थ्रू रो 1 के थ्रू मैं एक्सपेंड कर रही हूँ, तो यहाँ पे लिख भी लेते हैं कि एक्सपेंडिंग थ्रू रो 1। आप चाहो तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हो, आप सीधे सीधे एक्सपेंड करके थ्रू रो 1 इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हम रो 1 के थ्रू कर रहे हैं तो प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा +0 -0 +1। फायदा क्या होगा कि 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 आ जाता है, तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट आपको एक बार दिखाना पड़ेगा। अब इसके लिए हम क्या करते होते हैं, हम इसके लिए फर्स्ट रो के साथ कॉलम 1, देन फर्स्ट रो के साथ कॉलम 2 एंड फर्स्ट रो के साथ कॉलम 3 को हाइड करेंगे।
पहले मैं रो 1 और कॉलम 1 को हाइड कर रही हूँ। रो 1 एंड कॉलम 1 को हाइड किया तो यहाँ पे रह गया -1 एंड 3, -1 एंड 4। अब रो 1 के साथ कॉलम 2 को हाइड किया, रो 1 के साथ कॉलम 2 को हाइड किया, यहाँ पे आ गया -1, 3, -2 एंड 4। अब रो 1 के साथ कॉलम 3 को हाइड करना है। रो 1 कॉलम 3 को हाइड किया तो -1, -1, -2, -1। अब इसका फायदा ये हुआ कि यहाँ पे सीधे 0 लिख दो, यहाँ पे 0 लिख दो, आपको कैलकुलेट करके दिखाने की जरूरत नहीं है। +1, अब यहाँ पे -1 इंटू -1 -1 इंटू -2, सॉरी, -1 इंटू -2, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, -1 इंटू -1 1, -1 इंटू -2 2 हो जाएगा, 1 -2 -1, तो यहाँ पे आपका डिटर्मिनेंट आ जाएगा -1। आई थिंक एलिमेंट्री ऑपरेशन ना करते हुए अगर आप सॉल्व भी कर लो तो भी इतना ही टाइम लगता है। जस्ट मुझे एक बार आपको सिखाना था फिर से। तो डी की वैल्यू आ जाएगी -1। अब ये नॉन जीरो आ गया है, ये नॉन होमोजीनियस सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। अब हम निकालेंगे D1, D2 और D3। तो D1 निकालने के लिए हम फर्स्ट कॉलम में कांस्टेंट को यानी कि -1, -4 एंड -6 को पुट करेंगे और सेकंड और थर्ड कॉलम को एज इट इज रखेंगे। सेकंड है 1, 2, 3, 1, 3 एंड 4। तो अब D1 निकालने के लिए हम फिर से डिटर्मिनेंट करेंगे। हम हाइड कर लेते हैं रो 1 को, रो 1 को हाइड कर लेते हैं और कॉलम नंबर 1 को हाइड करते हैं। तो सबसे पहले तो प्लस माइनस एंड प्लस, ठीक है, तो प्लस प्लस -1 यानी कि -1 हो गया। यहाँ पे पुट किया आपने, रो 1 और कॉलम 1 को हाइड करना है, फिर रो 1 एंड कॉलम 2 को हाइड करना है, फिर रो 1 एंड कॉलम 3 को हाइड करना है। तो रो 1 एंड कॉलम 1 को हाइड किया तो यहाँ पे रह गया 2, 3, 3 एंड 4। अब है -1, तो -1 लिख दो। अब हम रो 1 एंड कॉलम 2 को हाइड करेंगे, रो 1 एंड कॉलम 2 यानी -4, 3, -6 एंड 4। अब हम +1 तो +1 किया। अब हम रो 1 और कॉलम 3 को हाइड करेंगे, रो 1 एंड कॉलम 3 को हाइड करेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा -4। एक मिनट, यहाँ पे हमने रो 1 के साथ कॉलम 2 को हाइड किया था, हाँ, तो -4, 3, ठीक है। तो रो 1 के साथ कॉलम 3 को हाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -4, 2, -6 एंड 3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। D1 को -1, 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 कितना होता है 8, -3 इंटू 3 कितना होता है 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। अब यहाँ पे बाहर -1, -4 इंटू 4 ये क्या होगा -16, -6 इंटू 3, -6 इंटू 3 -18, माइनस माइनस +18 हो जाएगा, +1। अब यहाँ पे -4 इंटू 3 -12, -6 इंटू -2, -6 इंटू 2 -12, माइनस माइनस 12, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -1, ठीक है, -1 इंटू -1, तो ये आ जाएगा आपका 1। यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू -1 -2, और ये आ गया आपका 0, तो आपका D1 आ गया है -1। तो x की वैल्यू आ जाएगी D1 अपॉन D विच इज -1 अपॉन D कितना है, D है आपका -1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, x की वैल्यू आ जाएगी 1। इसी तरीके से आपने D2 और D3 की वैल्यूज निकालनी है और जिसके बेसिस पे y और z की वैल्यू निकालनी है। तो अभी आपका D1 निकला है और उसके बेसिस पे x की वैल्यू निकली है। अब हम निकालेंगे D2 एंड D3, मुझे नेक्स्ट पेज करना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट पेज पे करने के लिए हम -1, -4 और -6
इसको सेकंड कॉलम में रिप्लेस करेंगे, फर्स्ट कॉलम को एज इट इज रखेंगे। तो D2 निकालना है मुझे, तो -1, -4 एंड -6 को मैं सेकंड कॉलम में पुट करूंगी और फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम को एज इट इज रखेंगे। 1 1 1 1 3 4, 1 1 1 1 3 4। तो D2 निकालने के लिए अब मैं हाइड करूंगी रो 1 प्लस माइनस प्लस, तो +1 माइनस माइनस 1 यानी कि +1 +1। अब हम क्या करेंगे, हाइड करेंगे रो 1 के साथ पहले कॉलम 1, रो 1 के साथ कॉलम 2, फिर रो 1 के साथ कॉलम 3 को। हाइड करना मतलब मन में उसको देख लेना। रो 1 के साथ कॉलम 1 को हाइड किया तो यहाँ पे रह गया -4 3 -6 एंड 4। रो 1 के साथ कॉलम 2 को हाइड किया, रो 1 एंड कॉलम 2, तो आ गया 1 3 1 एंड 4। रो 1 के साथ कॉलम 3 को हाइड किया, रो 1 कॉलम 3 को हाइड किया, 1 -4 1 -6, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 -4 इंटू 4 16 -16 -6 इंटू 3 -18 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 18। इसके बाद है यहाँ पे है +1, 1 इंटू 4 4 -1 इंटू 3 3 +1 1 इंटू 6 -6 -1 इंटू -4 -4, तो -4 यानी कि +4। यहाँ पे आ गया आपका 1 इंटू +2 +1 1 +1 -2, तो ये आ गया आपका 1 इंटू 2 2 होता है, प्लस नहीं लगाते नहीं तो थोड़ा सा अलग सा दिख रहा है। 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू -2 -2, तो ये आ गया आपका 1 1। तो 1 आ गया तो y की वैल्यू आ जाएगी D2/D, यानी कि 1/D1 था, D2 था 1 और D था -1, तो y की वैल्यू आ जाएगी -1। इसी तरीके से हम D3 पुट करेंगे। D3 के लिए अब हम कांस्टेंट पार्ट जो था उसको थर्ड कॉलम में पुट करेंगे, जो कि था -1 -4 -6। फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम को एज इट इज दिखा दो। फर्स्ट कॉलम था 1 1 1 1 2 3, तो इसको करते हैं। यहाँ पे था 1 1 1 1 2 एंड 3, तो अब यहाँ पे हम इसको रो 1 के थ्रू ही कर रहे हैं, तो रो 1 के थ्रू प्लस माइनस प्लस, तो +1 -1 प्लस -1 प्लस माइनस यानी कि माइनस हो गया। अब हम रो 1 के साथ कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 को हाइड करेंगे। पहले रो 1 कॉलम 1, रो 1 एंड कॉलम 1 को हाइड किया तो 2 -4 3 -6। रो 1 के साथ कॉलम 2 को हाइड किया तो 1 -4 1 -6। रो 1 के साथ कॉलम 3 को हाइड किया, रो 1 के साथ कॉलम 3 को हाइड किया तो 1 2 1 एंड 3 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे 2 इंटू -6 -12 माइनस 3 इंटू -4 -12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -1 1 इंटू -6 -6 1 इंटू -4 -4, तो -4 यानी कि +4 हो जाएगा। -1 1 इंटू 3 3 -1 इंटू 2 2 हो जाएगा। ये आ गया आपका 0 इंटू 1 0 -2 इंटू -1, ये आ गया आपका 2 3 -2 1 1 को -1 से करेंगे तो -1, ये आ गया आपका 1। तो z की वैल्यू आ जाएगी D3/D -1 है 1/-1, ये आ जाएगा आपका -1। तो z की वैल्यू भी आ गई, ये y की वैल्यू, और पीछे हमने x की वैल्यू निकाली थी। मैं एक बार आपको ये दिखा देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो। ये है इसका फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने x निकाला था फोर्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में, और ये है इसका सेकंड पार्ट जिसमें हमने y और z निकाला है
यूनिक सॉल्यूशन है एंड सिस्टम इज कंसिस्टेंट। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ये नॉन होमोजीनियस है, आपको देख के ऐसे फटाफट से डिसाइड नहीं करना, क्योंकि 2 को इधर लेके आओगे -2, 5 को इधर लेके आओगे 5, -8 को इधर लेके आओगे 8, तो ये नॉन होमोजीनियस सॉल्यूशन है। अगर जैसे ही आपका डी नॉन जीरो आएगा तो सिस्टम कंसिस्टेंट है। तो इसमें मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें नॉन जीरो ही आने वाला है, तो कुछ अलग नहीं है। जैसे ही कुछ अलग सा क्वेश्चन होता तो मैं करवा देती, तो इसमें डी नॉन जीरो ही आने वाला है। तो दैट मीन्स कि सिस्टम इज कंसिस्टेंट। और उसी तरीके से आपने D1, D2, D3 निकाल के x और y और z की वैल्यूज निकाल लेनी है। सिस्टम के यूनिक सॉल्यूशन है और सिस्टम कंसिस्टेंट है। तो मैं इसका कर रही हूँ सेकेंड पार्ट। यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई 0z। देखो आप इसमें x भी है, y भी है, z भी है, लेकिन z के बारे में कुछ नहीं दे रखा, तो हम इसको 0z इज इक्वल टू 2। यहाँ पे आएगा 2x, y कुछ नहीं दे रखा तो 0y माइनस z इज इक्वल टू 1। यहाँ पे है x कुछ नहीं दे रखा, 0x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे ये कौन सा नॉन होमोजीनियस सॉल्यूशन है। जैसे ही डी नॉन जीरो आएगा, अगर आया तो ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या ये यूनिक सॉल्यूशन है या क्या है। तो डी निकालते हैं सबसे पहले यहाँ पे। तो डी निकालने के लिए 1 1 0, z का कोई कोएफिशिएंट नहीं दे रखा तो उसका हमने 0z बना दिया। 2 0 एंड -1, 0 2 एंड -3, 0 2 एंड -3। अब हम यहाँ पे मैं कर रही हूँ इसको एक्सपेंड रो 1 के थ्रू। तो ये है फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। रो 1 के साथ पहले कॉलम 1, फिर कॉलम 2 एंड फिर कॉलम 3 को हम हाइड करेंगे और उसकी वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद रो 1 के साथ कॉलम 1 को पहले हाइड, रो 1 हाइड, कॉलम 1 हाइड, रो 1 एंड कॉलम 1 को हाइड किया। सबसे पहले इधर प्लस माइनस एंड प्लस, +1 -1 एंड +0, ये तो 0 ही होने वाला है। तो रो 1 के साथ कॉलम 1 को हाइड किया, रो 1 एंड कॉलम 1 को हाइड किया, तो 0 -1 2 एंड -3। रो 1 के साथ कॉलम 2 को हाइड किया, रो 1 एंड कॉलम 2, रो 1 एंड कॉलम 2। मैं इस 2 बार इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मुझे फिर देखने में इजी रहता है कि क्या रह गया है। रो 1 एंड कॉलम 2, 2 -1 0 एंड -3 +0, रो 1 एंड कॉलम 3, तो यहाँ पे रह जाएगा 2 0 0 एंड 2। तो हम यहाँ पे आ जाएगा 1, 0 इंटू -3 0, माइनस 2 इंटू -1 -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2 आ जाएगा, इधर +2 आ जाएगा। इधर है -1, 2 इंटू -3 -6, 0 इंटू -1 0 हो जाएगा, तो -0 प्लस ये 0 ही रहने दो। यहाँ पे आ गया 1 इंटू 2 2, -1 इंटू -6 +6 और +0, तो दैट इज 8। तो d की वैल्यू आ गई है 8, d की वैल्यू आ गई है 8, जो कि है नॉन जीरो। तो दैट मीन्स ये सिस्टम के यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। तो D1 निकालेंगे, D1 निकालने के लिए यहाँ पे जो हमारा ये जो पार्ट है 2 1 एंड 1 को फर्स्ट कॉलम में ले आओ, तो 2 1 एंड 1। सेकेंड और थर्ड कॉलम को एज इट इज रख दो, 1 0 2 0 -1 -3।
तो डी निकालेंगे प्लस माइनस एंड प्लस, तो +2 -1 एंड +0। तो अभी रो 1 के साथ कॉलम 1 को हाइड करेंगे, रो 1 कॉलम 1, तो यहाँ पे रह गया 0 -1 2 -3। रो 1 के साथ कॉलम 2 को हाइड करेंगे, तो यहाँ पे 1 -1 1 -3। रो 1 के साथ कॉलम 3 को हाइड करेंगे, 1 0 1 2। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका +2, 0 × -3 0, -2 × -1 -2, माइनस माइनस प्लस -1, 1 × -3 -3, 1 × -1 -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +0। ये आ गया आपका 2 × 2 4, -1 इंटू ये आ गया -2, -1 × -2 +2, तो ये आ जाएगा आपका 6। तो x की वैल्यू निकालेंगे, x आ जाएगा d1/d6/8 मतलब 3/4। तो 3/4 इसका आंसर आ जाएगा। y निकालने के लिए d2 निकालेंगे। अब हम ये जो कांस्टेंट पार्ट है 2 1 1, इसको सेकेंड कॉलम में लेके आएंगे, 2 1 एंड 1 सेकेंड कॉलम में। फर्स्ट और थर्ड कॉलम को एज इट इज रख दो, जो कि था 1 2 0 0 -1 एंड -3। तो d2 निकालने के लिए पहले रो 1 एंड कॉलम 1 को हाइड किया, पहले यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, तो +1 -2 एंड +0। तो यहाँ पे रो 1 कॉलम 1 हाइड किया, 1 -1 और 1 -1 1 एंड -3। रो 1 एंड कॉलम 2 को हाइड किया, तो 2 -1 0 एंड -3। रो 1 के साथ कॉलम 3 को हाइड किया, तो 2 1 0 1। तो 1 आ गया इधर, मैं इधर कर रही हूँ ताकि यहाँ पे d3 भी हो जाए हमारा। इसको हम करेंगे 1 × -3 -3 माइनस 1 × -1 -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे -2 -2 अंदर है, 2 × -3 -6, यहाँ पे 2 × -3 -6 -0 और +0। तो ये हो गया आपका 1 × -2 और ये -2 × -6 +14 प्लस ये हो जाएगा 14 नहीं सॉरी +12 सॉरी +12, यानी ये हो जाएगा 10। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी d2/d, यानी कि 10/8 मतलब 5/4। तो y की वैल्यू आ जाएगी 4, x की थी 3/4। तो d3 निकालने के लिए उसी तरीके से ये हम थर्ड कॉलम को यानी कि 2 1 1 को थर्ड कॉलम में पुट करेंगे और बाकी कॉलम्स को ऐसे एज इट इज रहने दो, 1 2 0 1 0 2। इसी तरीके से हाइड करते हुए फर्स्ट रो देन सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो d3 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4, तो जिसके बेसिस पे z की वैल्यू आ जाएगी d3/d, यानी कि 4/8, तो 1/2। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1/2। यूनिक सॉल्यूशन है, ये हमें पहले ही पता है क्योंकि नॉन होमोजीनियस था और डी आ गया हमारा नॉन जीरो। यूनिक सॉल्यूशन है और सिस्टम इज कंसिस्टेंट। आगे करते हैं इसका 6th क्वेश्चन। सेम है, मैं 6th क्वेश्चन को स्किप कर रही हूँ। फर्स्ट पार्ट तो बिल्कुल ही इजी है, नॉन होमोजीनियस सॉल्यूशन है, तो मैं इसको स्किप कर रही हूँ। सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट में अगर तो इसका डी आ जाता है, हाँ सेकंड पार्ट भी सेम है। सेकंड पार्ट में भी आपको 1/x की जगह पे u, 1/y की जगह पे v और 1/z की जगह पे
से W पुट कर देना है। तो आपका ये जो D आएगा ना, इसके अंदर वो भी नॉन ज़ीरो आएगा। तो D1, D2 और D3 भी आपके नॉन ज़ीरो आएंगे। ज़ीरो आ भी जाएंगे तो x, y या z की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी, नो प्रॉब्लम। इसका भी आपका यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा क्योंकि आपका D ही नॉन ज़ीरो आ गया और ये नॉन होमोजीनियस है क्योंकि 4, 1, 2 ज़ीरो नहीं है। तो इनके नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन D नॉन ज़ीरो होने की वजह से, नॉन होमोजीनियस सॉल्यूशन होने की वजह से यूनिक सॉल्यूशन आएंगे। आप D1, D2, D3 निकाल सकते हो तो आपका x, y, z की वैल्यूज आ जाएंगी। अब हम कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा डिफरेंट है। तो यहाँ पे है x, y, z 1। तो यहाँ पे भी हमें निकालना है, सॉल्यूशन करना है इक्वेशंस का। हम सबसे पहले निकालेंगे D। तो x, y, z तीनों के कोफिशिएंट है 1, 1 एंड 1। a, b एंड c, a स्क्वायर, b स्क्वायर एंड c स्क्वायर। तो हम निकालेंगे सबसे पहले D। D निकालने के पहले हम इसको हालांकि ऐसे भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज कर रही हूँ। यहाँ पे A, B, C तीनों डिफरेंट है। इसका क्या रेलिवेंस है आपको क्वेश्चन में समझ में आएगा। तो मैं इसको एलिमेंट्री ऑपरेशंस के थ्रू थोड़ा सा कर रही हूँ क्योंकि एलिमेंट्री ऑपरेशंस के थ्रू ये इजी हो जाएगा। तो हम क्या करें, ये है कॉलम 1, ये है कॉलम 2, ये है कॉलम 3। तो मैं कॉलम 1 से कॉलम 2 को माइनस कर रही हूँ और कॉलम 2 से कॉलम 3 को माइनस कर रही हूँ। मतलब C1 को मैं बना रही हूँ C1 माइनस C2 और C2 को मैं बना रही हूँ C2 माइनस C3। तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस 1 0, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कॉलम 2 में से मैं कॉलम 3 को माइनस कर रही हूँ, यानी कि 1 माइनस 1 0, b माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और कॉलम 3 को मैं एज इट इज लिख रही हूँ 1c एंड c स्क्वायर। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे a माइनस बी को कॉलम नंबर 1 से कॉमन ले रहे हैं, a माइनस बी को कॉलम 1 से ले रहे हैं कॉमन। तो यहाँ पे रह जाएगा 0, 1 और यहाँ पे रह जाएगा a प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो अगर हमने a माइनस बी कॉमन ले लिया तो इधर रह जाएगा a प्लस बी। सेकेंड कॉलम में से हम कॉमन ले रहे हैं b माइनस सी को, तो यहाँ पे रह जाएगा 0, 1 एंड b प्लस सी और यहाँ पे 1c c स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा। अब हम इसको रो 1 के थ्रू एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग थ्रू रो 1। रो 1 के थ्रू एक्सपेंड कर रहे हैं। आपको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हाइड करना है। बाहर 0 है और 1 है। मैं 0 0 वाला पार्ट नहीं लिख रही हूँ अभी के लिए, मैं एक बार आपको लिख के दिखा देती हूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत स्पेस जाएगा इधर, तो मैं यहाँ पे एक बार आपको बता देती हूँ। प्लस 0 लिखा, रो 1 रो कॉलम को हाइड किया, 1c और b प्लस सी एंड सी स्क्वायर रह जाएगा। क्योंकि बाहर 0 है तो आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जस्ट 0 दिखा देना इसका आंसर। उसके बाद है माइनस 0 बाहर लिखेंगे तो अंदर रो 1 एंड कॉलम 2 को हाइड करेंगे, तो 1c a प्लस बी एंड सी स्क्वायर लिखेंगे। तो ये भी पूरे का पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि बाहर 0 है, तो मैं उसको भी स्किप मार रही हूँ। तो उसकी जगह पे मैं लिख रही हूँ 0 माइनस 0 ताकि जगह कम रहे। प्लस 1, अब मैं इसको कर रही हूँ प्लस 1 करते हुए फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को मैं हाइड कर रही हूँ, तो यहाँ पे रह गया 1 1 a प्लस बी एंड b प्लस सी। याद रखना कि अभी यहाँ पे हमने a माइनस बी और a b माइनस सी को कॉमन लेके ही रखना है, उसके बाद हमने इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी, b माइनस सी बाहर है और यहाँ पे 0 0 0 हो जाएगा, प्लस 1 यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू बी प्लस सी माइनस 1 इंटू ए प्लस बी, यानी कि माइनस ए माइनस बी। बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, a माइनस बी, b माइनस सी एंड c माइनस ए। ये आ जाएगी आपकी d की वैल्यू आ जाएगी।
अब यहाँ पे D, क्योंकि A B C जो है डिफरेंट है, तो यहाँ पे A B C तीनों डिफरेंट है, तो ये डिटर्मिनेंट कभी जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर A और B सेम होते तो वो जीरो हो जाता, A माइनस बी जीरो हो जाता, तो सबके सब जीरो हो जाते, यानी कि हमारा D जीरो हो जाता। B और C डिफरेंट है, तो B माइनस C कभी जीरो नहीं हो सकता, यानी कि हमारा डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे ये नॉन होमोजीनियस सॉल्यूशन है, तो इसका क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। अब मैं इसका D1 निकाल के आपको बता रही हूँ। D2 और D3 बिल्कुल सेम निकलेंगे, तो मैं आपको इसका D1 वाला पार्ट निकाल के बता रही हूँ। तो D1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1k और k स्क्वायर को फर्स्ट कॉलम में पुट कर देंगे, 1k एंड k स्क्वायर को पुट किया, सेकेंड और थर्ड कॉलम को वैसे ही एज इट इज रख देना है। यहाँ पे हम फिर से क्या कर रहे हैं, कॉलम नंबर 1 से कॉलम नंबर 2 को माइनस, कॉलम नंबर 2 से कॉलम नंबर 3 को माइनस करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा आपका 0 k माइनस बी, के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कॉलम 2 से कॉलम सी को माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 0, बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। कॉलम नंबर 3 को हम एज इट इज रहने देंगे। अब हम यहाँ से k माइनस बी को कॉलम नंबर 1 से ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ रह गया 0 1, यहाँ पे रह गया k प्लस बी, और कॉलम नंबर 2 में से b माइनस सी को कॉमन लिया, तो यहाँ पे रह जाएगा 0 1 एंड b प्लस सी, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 c एंड सी स्क्वायर। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। आई थिंक मुझे एक बार पूरा फिर दिखाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, x की वैल्यू आ गई तो आप y की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो, z की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो। बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे हम x की वैल्यू निकालने वाले हैं। तो प्लस 0 बाहर, लेकिन वो भी रखना है, हमें भूलना नहीं है इस चीज को, कि बाहर हमारा k माइनस बी एंड b माइनस सी है। उसके अलावा हमारे पास क्या है, प्लस 0 माइनस 0 प्लस 1। अब रो 1 एंड कॉलम 1 को हाइड किया, तो यहाँ पे रह गया 1 सी बी प्लस सी एंड सी स्क्वायर। रो नंबर 1 एंड कॉलम 2 को हाइड किया, तो यहाँ पे रह गया 1 सी के प्लस बी एंड सी स्क्वायर। रो नंबर 1 एंड कॉलम 3 को हाइड किया, तो यहाँ पे रह गया 1 1 के प्लस बी एंड बी प्लस सी। तो यहाँ पे देखो आप, k माइनस बी एंड b माइनस सी को कॉमन रखा, अंदर क्या है 0 माइनस 0, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 0 ही आएगा। प्लस 1 में अब यहाँ पे 1 इंटू बी प्लस सी, तो b प्लस सी आ गया, 1 इंटू के प्लस बी, यानी कि माइनस के, बाहर माइनस है तो प्लस बी की जगह पे माइनस बी हो जाएगा 1। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी D1 की k माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस k। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, D1 अपॉन d, तो ये है k माइनस बी, c b माइनस सी एंड c माइनस k। और d की वैल्यू कितनी थी, d की वैल्यू अभी हमने यहाँ पे निकाली थी, ये वाली नीचे है a माइनस बी, b माइनस सी एंड c माइनस a। b माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, और आपका आंसर आ जाएगा k माइनस बी एंड c माइनस k, और नीचे a माइनस बी एंड c माइनस a। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से y और z की वैल्यू निकालनी है। कांस्टेंट पार्ट 1 के स्क्वायर को कॉलम 2 में रिप्लेस करके और कॉलम 3 में रिप्लेस करके, ऐसे ही c1 माइनस c2 और c2 माइनस c3 करके निकालेंगे। नेक्स्ट है इसका, सम ऑफ 3 नंबर्स इज 20। 3 नंबर्स हैं जिनका सम है 20। मान लो कि वो नंबर है x, y एंड z। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 20। तो उसके बाद हम हैं आगे दे रखा है कि इफ वी मल्टीप्लाई द
इफ वी मल्टीप्लाई द फर्स्ट नंबर बाय 2 यानी कि 2x एंड ऐड द सेकेंड नंबर टू द रिजल्ट, सेकेंड नंबर है y एंड सब्ट्रैक्ट द थर्ड नंबर यानी कि -z, तो वी गेट 23, तो ये 23 आ जाएगा। बाय एडिंग सेकेंड एंड थर्ड नंबर टू 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर यानी कि 3x में अगर y और z ऐड कर दो तो हमें मिलता है 46। मैं आपको चीज़ बता देती हूँ कि इसमें जो d है ना वो भी नॉन जीरो आएगा, ये नॉन होमोजीनियस सॉल्यूशन है तो इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा। और x और y और z की वैल्यूज आएंगी d1 अपॉन d2, d1 अपॉन d, d2 अपॉन d एंड d3 अपॉन d करके आपके यूनिक सॉल्यूशन सेम वैसे ही है, बस थोड़ा सा इन्होंने ट्विस्ट करके बताया है। तो इसी को सॉल्व करके हमारा x y z की वैल्यूज आ जाएंगी और इसके आंसर में आएगा यूनिक सॉल्यूशन। x y और z की वैल्यूज आ जाएंगी 13, 2 एंड 5। अब वो कर पाओगे। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे क्योंकि वो है डिफरेंट। 9th क्वेश्चन करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इनमें से कौन से इक्वेशन कंसिस्टेंट है? अगर कंसिस्टेंट है तो आपको इनको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैं इसका फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ, 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो हम यहाँ पे निकालेंगे d, 3 and 1, 6 and 2, तो यहाँ पे आपका d आ जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 0। तो ये फर्स्ट टाइम है, हालांकि ये नॉन होमोजीनियस सॉल्यूशन था, लेकिन यहाँ पे d आ गया है 0। जब जैसे ही d 0 आएगा नॉन होमोजीनियस सॉल्यूशन में, तो हमें देखना पड़ेगा कि सिस्टम कंसिस्टेंट है कि नहीं है। यहाँ पे आपको फिर से रिपीट करती हूँ, अगर d1 या d2 में से कोई भी नॉन जीरो आ गया तो वहीं पे हमारा आ जाएगा कि दिस सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, वहीं पे हमें क्वेश्चन को रोक देना है। तो हम सबसे पहले d1 निकाल लेते हैं। तो d1 आएगा आपका 5 और 11 को मैं फर्स्ट कॉलम में रिप्लेस कर रही हूँ, सेकेंड कॉलम को एज इट इज रख रही हूँ 1/2। तो यहाँ पे d1 आ गया 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 माइनस 11 इंटू 1, यहाँ पे 10 माइनस 11, ये आ गया -1। एक मिनट, हाँ ठीक है, ये माइनस, हाँ ठीक है, -1 आ गया विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो मैंने बोला था कि अगर सिस्टम नॉन होमोजीनियस है, d हमारा 0 आ जाए, जैसे ही d1 या d2 में से कोई नॉन जीरो आ जाए, सिंस d1 इज नॉन जीरो, तो आप x की वैल्यू क्या निकालोगे? x की वैल्यू निकालने के लिए आप d1 अपॉन d करते हो, माइनस अपॉन 0 करोगे विच इज अनडिफाइंड। मैथ्स में कोई भी नंबर नॉन जीरो नंबर को 0 से आप डिवाइड नहीं कर सकते, वो अनडिफाइंड होता है। तो दैट मीन्स कि दिस सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन एंड दिस सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। आपको d2 निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ पे आप वहीं के वहीं अपना आंसर दे सकते हो। अगर आपका नॉन होमोजीनियस सॉल्यूशन है यानी कांस्टेंट पार्ट नॉन जीरो है, d 0 आ गया, जैसे ही d1 या d2 में से कोई नॉन जीरो आ गया, वहीं पे आप लिख दोगे अनडिफाइंड, नो सॉल्यूशन, दिस सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। इसका जो सेकंड पार्ट है, इसमें नॉन होमोजीनियस सॉल्यूशन है, लेकिन जो d होगा वो नॉन जीरो आ जाएगा, तो आपकी x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। तो मैं इस पार्ट को स्किप कर रही हूँ क्योंकि वो बहुत ईजी है, आप कर चुके हो। d नॉन जीरो नहीं आएगा, इसको करते हैं, इसके सेकंड पार्ट को हम करते हैं क्योंकि ये डिफरेंट है, तो हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो ये तो था इसका फर्स्ट पार्ट, हम इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं क्योंकि इसमें आंसर में दिख रहा है मुझे कि सेकंड पार्ट में है थोड़ा सा डिफरेंट है, तो हम इसको करते हैं। तो सेकंड पार्ट करते हैं इसको इसके साथ ही लिख देते हैं कि दिस सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन। अब हम इसका सेकंड पार्ट करने की ट्राई करते हैं कि यहीं पे कंप्लीट हो जाए। सेकंड पार्ट के लिए डिटर्मिनेंट निकालेंगे पहले, 1 2
1 2 4 and 8, 4 and 8। हाँ, तो इसमें 1 इंटू 8 माइनस 4 इंटू 2, यस ये 0 आ रहा है। अब ये नॉन होमोजीनियस सॉल्यूशन था क्योंकि 3 एंड 12 है, 0 नहीं है। डिटर्मिनेंट यहाँ पे 0 आ गया, डी यहाँ पे 0 आ गया है। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि ये सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं है। वो कैसे देखेंगे, D1 निकालेंगे पहले। तो D1 निकालने के लिए 3 और 12 को फर्स्ट कॉलम में शिफ्ट कर दो। 3 और 12 को फर्स्ट कॉलम में शिफ्ट किया, सेकेंड कॉलम को एज इट इज 2 एंड 8 दिखा दिया। अब D1 निकालने के लिए 3 इंटू 8 माइनस 2 इंटू 12, 24 माइनस 24, ये आ गया 0। जब x निकालते हैं तो वो आ जाता है D1 अपॉन D, यानी कि 0/0। ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गई, यानी कि सिस्टम मे और मे नॉट बी कंसिस्टेंट। तो पहले हम y भी निकाल लेते हैं। तो D2 निकालेंगे, 3 और 12 को सेकेंड कॉलम में पुट कर दो, फर्स्ट कॉलम को एज इट इज रख दो 1 और 4। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 1 इंटू 12 माइनस 4 इंटू 3, तो 12 माइनस 12 0। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, हम यहाँ पे लिखेंगे कि D1 एंड D2 सारे ही क्या है, 0 है। तो सिस्टम मे और मे नॉट बी कंसिस्टेंट। अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे कि क्या ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, y को k मान लो, लेट y इज इक्वल टू k। तो यहाँ पे है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, तो लेट x प्लस 2k इज इक्वल टू 3, मतलब x इज इक्वल टू 3 माइनस 2k। अब यहाँ पे है 4x प्लस 8y इज इक्वल टू 12, यानी कि 4x प्लस 8k इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे लिख दो 4x इज इक्वल टू 12 माइनस 8k। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पे सॉल्व हो गया कि x की जगह पे 3 माइनस 2k है, तो यहाँ पे हम सेकेंड इक्वेशन में x की जगह पे 3 माइनस 2k पुट करते हैं। अगर 12 माइनस 8k आ गया तो सिस्टम कंसिस्टेंट है। तो सेकेंड जो इक्वेशन है इसके अंदर हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि 3 माइनस 2k पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपका 12 माइनस 8k विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर हमारी सेकेंड इक्वेशन प्रूव हो गई तो दैट मीन्स कि यस सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड इट हैज इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। इसके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा कि अगर D0 आ गया, D1 या D2 में से कोई नॉन जीरो आ गया तो इनकंसिस्टेंट है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर सब जीरो आ गए, D1 D2 सब जीरो आ गए, तो सिस्टम मे और मे नॉट बी कंसिस्टेंट। तो आप इक्वेशन में y की जगह पे k की वैल्यू डाल दो, फिर उस x की उस वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दो सेकेंड इक्वेशन में। वो अगर आपकी वेरीफाई हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है, तो आपका सिस्टम कंसिस्टेंट है एंड इट हैज इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस है। अगर ये सेटिस्फाई नहीं हो पाती तो हम लिख देते कि नो दिस सिस्टम इज नॉट कंसिस्टेंट। तो इस क्वेश्चन में कुछ नया था। अगला करते हैं 10th। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। आपको बताना है कौन सी कंसिस्टेंट है और इनको सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक ही क्वेश्चन कर रही हूँ क्योंकि ये दोनों एक जैसे ही हैं, तो मैं इसका से फर्स्ट या सेकंड कौन सा, मैं इसका फर्स्ट पार्ट कर देती हूँ। नॉन होमोजीनियस सॉल्यूशन है क्योंकि यहाँ पे 6 माइनस 4 14 है, 0 0 0 नहीं है। तो अब हम निकालेंगे D। सबसे पहले हम निकालेंगे D। तो D निकालने के लिए 1 माइनस 1 3, x और y और z के कोफिशिएंट लिखते जाएंगे। 1 माइनस 1 3, 1 3 एंड माइनस 3, 5 3 एंड 3। अच्छा, अब हम इनको रो 1 के थ्रू हम इसको सॉल्व करते हैं। रो 1 के थ्रू सॉल्व करेंगे तो साथ के साथ हम कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 को हाइड करेंगे।
तो सबसे पहले तो प्लस माइनस प्लस यानी कि +1 माइनस -1 यानी कि +1 +3। अब अंदर क्या रह गया, रो 1 कॉलम 1 को हाइड किया तो यहाँ पे रह गया 3 -3 3 एंड 3। अब यहाँ पे रो 1 एंड कॉलम 2 को हाइड किया तो रह गया 1 -3 5 एंड 3। रो 1 कॉलम 3 को हाइड किया 1 3 5 3। तो यहाँ पे आ गया आपका 1, यहाँ पे आ गया आपका 3 × 3 9, 3 × -3 9, 9 -9 यानी कि 18 जगह कम है, +1। अब यहाँ पे 1 × 3 3, 5 × -3 -15 -15 यानी कि +15, यहाँ आ गया आपका 18 +3। तो यहाँ पे 1 × 3 3 × 5 -3 -15, तो ये आ गया -12। तो आई थिंक बहुत क्लियर सा आंसर आ रहा है। 18 + 18 -36। अच्छा, ये आपका 0 आ रहा है, तो डी आपका 0 आ रहा है। अब हमें देखना पड़ेगा D1 D2 0 आते हैं कि नहीं। अगर D1 D2 में से कोई नॉन जीरो आ गया तो ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट वहीं के वहीं रोक देंगे, वो हो जाएगा। अब डी हमारा 0 आ गया है तो D1 निकालेंगे। D1 निकालने के लिए 6 -4 एंड 14 को हम फर्स्ट कॉलम में पुट कर देते हैं। तो 6 -4 एंड 14 को फर्स्ट कॉलम में पुट किया। सेकेंड और थर्ड कॉलम को एज इट इज रख दो। -1 3 3 3 -3 एंड 3। तो D1 निकालेंगे। तो अभी हम रो 1 के थ्रू ही चल रहे हैं, तो प्लस माइनस प्लस, तो +6 -1 यानी कि +1 +3। तो रो 1 को एंड कॉलम 1 को हाइड किया तो 3 -3 3 3। रो 1 एंड कॉलम 2 को हाइड किया -4 -3 14 एंड 3। रो 1 एंड कॉलम 3 को हाइड किया -4 3 एंड -4। रो 1 एंड कॉलम 3 को हाइड किया -4 3 14 एंड 3। यहाँ पे आ गया 6 इंटू साइड पे ही मैं इसकी कैलकुलेशन ही कर रही हूँ। 3 × 3 9 होता है, माइनस 3 × -3 -9, माइनस माइनस प्लस हो गया 18 आ गया इधर। आगे है -1 +1, तो -4 × 3 -12 हो गया, और 14 × -3 -42, माइनस माइनस +42। यहाँ पे है +3, और यहाँ पे -4 × 3 -12, और 14 × 3 -42। तो यहाँ पे 18 6 108, यहाँ पे 30, और यहाँ पे -54 × 3 -54 × 3 162 162। तो 138 -162 138 -162, तो आ जाएगा -24 विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये नॉन होमोजीनियस सॉल्यूशन था, D0 आ गया। अब हमें देखना पड़ना था कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं। D1 नॉन जीरो आ गया, तो जैसे ही D1 नॉन जीरो आ गया तो हम बोल देंगे कि सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, क्योंकि -24/0 करेंगे तो वो नॉन डिफाइंड है, मैथ्स में अनडिफाइंड है। तो सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड इट हैज नो सॉल्यूशन। तो ये होगा इसका आंसर। इसी तरीके से आपको इसका सेकेंड पार्ट करना है, वो भी इनकंसिस्टेंट दिखा रहा है आंसर में, तो यही होगा उसका D0 होगा, और D1 D2 में से कोई नॉन जीरो होगा। अब इसका हम थर्ड पार्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो है अलग सा। तो थर्ड पार्ट करेंगे इसका। यहाँ पे हम सबसे पहले D निकालेंगे। D निकालने के लिए
मैं यहाँ पे ऊपर से शुरू कर रही हूँ ताकि स्पेस बच जाए। 2 1 -2 1 -2 and 1 5 -5 and 1। तो यहाँ पे हम डी निकालेंगे, रो 1 के थ्रू करेंगे एक्सपेंड। रो 1 के साथ कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 को हाइड करेंगे। तो यहाँ पे प्लस माइनस एंड प्लस, तो +2 -1 एंड +-2 यानी कि, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका +2। रो 1 कॉलम 1 को हाइड किया, -2 1 -5 1। रो फर्स्ट और कॉलम 2 को हाइड किया, 1 1 5 1। रो 1 एंड कॉलम 3 को हाइड किया, तो 1 -2 एंड रो 1 एंड कॉलम 3 को हाइड किया, 1 -2 5 -5। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 -2 -5 यानी कि -2 + 5, तो ये हो जाएगा 3 -1। 1 × 1 1, 5 × 5 5, तो 1 -5 -4 -2। 1 × -5 -5, 5 × -2 -10, -5 + 10 यानी कि +5। फिर आ गया आपका 6 + 4 -10 विच इज इक्वल टू 0। तो ये नॉन होमोजीनियस सॉल्यूशन था, यहाँ पे डी हमारा 0 आ गया। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। जैसे ही D1 D2 D3 में से कोई नॉन जीरो आता है तो हमारा सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, लेकिन अगर वो भी 0 आ गए तो हमें आंसर में कुछ और निकालना पड़ेगा। तो D1 निकालने के लिए 4 -2 -2 को फर्स्ट कॉलम में रिप्लेस कर दो और सेकेंड और थर्ड कॉलम को एज इट इज लिख दो, 1 -2 -5। थर्ड कॉलम को एज इट इज लिख दो, -2 1 एंड 1। अब हम यहाँ पे प्लस माइनस एंड प्लस, +4 -1 +-2 -2। अंदर क्या करेंगे, रो 1 एंड कॉलम 1 को हाइड करेंगे। रो 1 एंड कॉलम 1 को हाइड किया, -2 1 -5 एंड 1। रो 1 एंड कॉलम 2 को हाइड किया, रो 1 एंड कॉलम 2 को हाइड किया, -2 1 -2 एंड 1। अब रो 1 एंड कॉलम 3 को हाइड किया, रो 1 कॉलम 3, -2 -2 -2 एंड -5। यहाँ पे आपका आ जाएगा D1, तो ये हो जाएगा 4 -2 × 1 -2 माइनस 5 × 1 -5, तो -2 + 5 3 आ गया, -1। यहाँ पे आ गया -2 और यहाँ पे आ गया +2 0। आई थिंक अब तक आपको आ गया होगा कैसे करना है। तो फटाफट से मैं इसको जस्ट स्पेस बचाने के लिए कि यहाँ पे -2 रह गया, -2 × -5 10 और इधर है -2 × -2 4, तो 10 - 4 6 आ गया। ये आ गया 12 -0 -12, तो D1 आ गया हमारा 0। D2, तो D2 निकालने के लिए ये जो 4 -2 -2 है इसको फर्स्ट सेकंड कॉलम में पुट कर देंगे, फर्स्ट कॉलम को एज इट इज एंड थर्ड कॉलम को भी एज इट इज रखेंगे। तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, +2 -4 +-2, तो -2। तो यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हाइड किया, -2 1 -2 1। फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को हाइड किया, 1 1 5 1। फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को हाइड किया, 1 -2 5 -2। यहाँ पे आ गया आपका +2 -2
+2 0 1 -4 -5 1 -5 -4 -2 and +10 -2 and -10 यानी कि +10 8 यह आ गया आपका 0 ये 16 और ये -16 तो ये भी आ गया आपका 0 तो D3 तो D3 के लिए 4 -2 एंड -2 को थर्ड कॉलम में पुट कर दो तो फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम को एज इट इज रखेंगे 2 1 5 एंड 1 -2 एंड -5 तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस तो +2 -1 +4 अंदर ये रो 1 कॉलम 1 को हाइड किया तो -2 -2 -5 -2 रो 1 कॉलम 2 रो 1 एंड कॉलम 2 1 -2 5 -2 रो 1 एंड कॉलम 3 को हाइड करेंगे तो 1 -2 5 -5 यहाँ पे आ गया +2 -2 -2 4 -10 -6 -1 1 into 2 -2 -2 and +10 -2 and +10 8 -5 and +10 -5 and +10 तो ये आ गया -12 -8 +20 विच इज इक्वल टू 0 तो अभी क्या हो गया D0 D10 D20 D30 ये नॉन होमोजीनियस सॉल्यूशन है जैसे D0 आया अगर D1 D2 D3 में से कोई नॉन जीरो आता तो ये इनकंसिस्टेंट होता बट अब इसमें ये सब जीरो आ गए तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ये सिस्टम मे और मे नॉट बी कंसिस्टेंट तो देखेंगे कि कंसिस्टेंट है कि नहीं तो हम क्या करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को लेंगे फर्स्ट इक्वेशन में हम z को मान लेते हैं k तो 2x + y इज इक्वल टू 4 + 2k 2x + y इज इक्वल टू 4 + 2 z है ना तो 4 + 2 k ले लो लेट z इज इक्वल टू k अब z की जगह पे k पुट करो सेकेंड इक्वेशन में x - 2y इज इक्वल टू -2 + z यानी कि -2 + k इन दोनों को सॉल्व करेंगे इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू जो आएंगी उसको हम थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे अगर सेटिस्फाई हो गई तो कंसिस्टेंट है नहीं हुई तो नॉन कंसिस्टेंट है तो यहाँ पे देखते हैं अभी तो ये है 2x + y और ये है x - 2y हमें एक के कोफिशिएंट को सेम करना चाहिए तो मैं क्या कर रही हूँ फर्स्ट इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ ताकि ये +2y बन जाए तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 4x + 2y + 8 + 4k फर्स्ट इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे ये दोनों कट गए 5x = 10k + 5k तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 + 5k तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 से दोनों को डिवाइड कर दो 10 + 5k को यहाँ पे आ जाएगा 2 + k तो k x की वैल्यू आ गई है 2 + k इसको हम पुट कर देते हैं सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो सेकेंड इक्वेशन है x - 2y तो यहाँ पे x की जगह पे 2 + k पुट करके -2y इज इक्वल टू 2 + k 2 + k ये कैंसिल आउट हो गया -2y इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 0 y की वैल्यू आ गई 0 अब हम इसको थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं
थर्ड इक्वेशन में इसको पुट करेंगे। एक मिनट, ये -2 + k था, गलत हो जाएगा। यहाँ पे हम x की वैल्यू है 2 + k, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर रही हूँ। 2 + k -2y -2 + k, तो -2y इज इक्वल टू -2 + k, ये -2 इधर आ गया, ये k इधर आके माइनस हो गया, तो ये आ गया आपका -2y इज इक्वल टू -4, माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ जाएगी 2, y की वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू आ गई ये। अब हम इसको थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे x और y की वैल्यू को, तो अगर ये -2 आ गया तो हमारा आंसर कंसिस्टेंट होगा। तो 5 x की जगह पे, यहाँ पे x है, x की जगह पे 2 + k -5 y की जगह पे 2 प्लस z की जगह पे k पुट किया, आगे 10 + 5k -10 + k, 10 + 5k -10 + k, तो 10 - 10 ये आ गया आपका 6k, 6k आ गया आपका, तो विच इज कुछ तो वो गलती हो गई है क्योंकि कंसिस्टेंट आ रहा है। स्पेस बनाने का चक्कर नहीं करना है, अभी हमें थोड़ा सा इसको साफ साफ करते हैं। यहाँ तक का क्वेश्चन हमने कर लिया, उसके बाद है कंसिस्टेंट है कि नहीं है वो देखते हैं। मैं नेक्स्ट पेज पे इसको करती हूँ। इतना पार्ट करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे दिस सिस्टम में और मे नॉट बी कंसिस्टेंट। इसके प्रूव करने के लिए हम एक बार इक्वेशन को यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट पेज पे। 2x + y - 2z 2x + y - 2z is equal to 4, x - 2y + z is equal to -2, 5x - 5y + z is equal to -2। अब हम इसको प्रूव करते हैं कि कंसिस्टेंट है कि नहीं। हाँ, यहाँ पे अभी हम साफ साफ सा क्वेश्चन करते हैं, इसका सेकंड पार्ट मतलब बाकी का पार्ट। लेट z इज इक्वल टू k, तो फर्स्ट इक्वेशन 2x + y - 2k इज इक्वल टू 4, तो ये आ जाएगा 2x + y इज इक्वल टू 4 + 2k। आगे है सेकेंड इक्वेशन में भी इसको पुट कर लो, x - 2y -2 प्लस z है तो -z, आई थिंक यहीं पे गड़बड़ हो गई, तो -k, तो यहाँ पे आएगा x - 2y, z को इधर ले गए, -2 - z, z हमने k माना है तो -k। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो ये दोनों में x का कोफिशिएंट सेम नहीं है, y का कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो एक में कोफिशिएंट सेम कर लो। मैं इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ बाय 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x + 2y इज इक्वल टू 8 + 4k, और सेकेंड इक्वेशन को एज इट इज लिख लो। अब यहाँ पे ये दोनों कैंसिल, 5x, हाँ गड़बड़ हो गई थी, यहाँ पे 8 - 2 6 + 3k, तो k की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 6 + 3k अपॉन में 5, 6 + 3k अपॉन में 5, ये आएगी वैल्यू। अब हम इसको किसी भी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकालते हैं। मान लो कि हम इसको इसमें पुट करते हैं, तो 4 6 + 3k अपॉन में 5 + 2y इज इक्वल टू 8 + 4k, तो यहाँ पे 2y की वैल्यू आ जाएगी 8 + 4k में से ये 24 -
24 प्लस 12k, 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, 24 प्लस 12k अपॉन में 5। तो इसको इसके बेसिस पे y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू निकालेंगे 5, एलसीएम ले लो, 40 प्लस 20k माइनस 24 माइनस 12k, तो यहाँ पे 2y आ जाएगा, 16 प्लस 8k अपॉन में 5, 2 को इधर डिवाइड कर दो इधर से, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 प्लस 4k अपॉन में 5, तो आ जाएगी y की वैल्यू 8 प्लस 4k, यस, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। इसको इन्होंने आंसर में ऐसे लिखा हुआ है कि यहाँ पे 3/5 कर दिया है और यहाँ पे k प्लस 2 कर दिया, यानी कि 3 को कॉमन लेके ना इधर से 2 प्लस k अपॉन में 5 कर दिया, और इधर से भी इन्होंने y को यहाँ पे 4 को कॉमन लेके 2 प्लस k अपॉन में 5 कर दिया, तो आंसर सेम नहीं है। तो अब हम इस x और y की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं। अगर हमारा -2 आ गया तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तो 5 x की जगह पे इसकी वैल्यू लिख दो, 3/5 k प्लस 2, 5 से 5 कैंसल, प्लस माइनस 5y है, -5y, -5 इंटू y की जगह पे 4, 2 प्लस k अपॉन में 5, 5 से 5 कैंसल, और प्लस z की जगह पे लिखेंगे क्या, k। यहाँ पे आ गया आपका 3k प्लस 6, यहाँ पे आ गया आपका -4, 2 प्लस k से कर दो तो 8, बाहर माइनस है तो अंदर -4k प्लस k, यहाँ पे आ गया आपका 3k प्लस k यानी कि 4k, -4k माइनस 6 प्लस 6 माइनस 8 -2, तो ये आ गया आपका -2 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो दैट मीन्स कि सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड मे और मे नॉट एंड हैज इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि अभी हमने प्रूव किया इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। आई होप आपको ये समझा होगा। मैं एक बार इसका दोनों पार्ट कर देती हूँ आगे, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले पाओ। ये है 10 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, ये था इसका फर्स्ट पार्ट। पॉसिबल नहीं था इसी में करना, मुश्किल हो रही थी और गलती भी हो गई थी, तो इसीलिए ये है इसका सेकेंड पार्ट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब हम करेंगे 11th। अभी तक हमने किए थे नॉन होमोजीनियस सॉल्यूशन, जिसमें ये कांस्टेंट पार्ट 0 नहीं था। अब हम कर रहे हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन, इसमें कांस्टेंट पार्ट क्या है, 0। आपको याद होगा अभी हमने किया है कि जब हम d1 निकालते हैं तो कांस्टेंट पार्ट को कॉलम 1 में पुट करते हैं। कॉलम 1 में पुट करेंगे तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा, d1 क्या आ जाएगा इसका, 0। इसी तरह से d2 निकालेंगे तो 0 0 0 को कॉलम 2 में पुट करेंगे तो भी डिटर्मिनेंट आ जाएगा 0, क्योंकि प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की, अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम 0 0 0 है तो डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है। तो होमोजीनियस सॉल्यूशन में, होमोजीनियस सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें कांस्टेंट पार्ट 0 0 0 होता है। d1 d2 d3 विल ऑलवेज बी 0, d1 d2 d3 तो हमेशा 0 ही होंगे। तो हमें देखना पड़ेगा कि d क्या है, d क्या है उसके बेसिस पे हम निकालेंगे। अगर आपका d 0 आ जाए, d1 d2 d3 ऑलवेज 0 है, तो आपके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे। और अगर आपका d नॉन जीरो आ जाए तो आपके x की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, d1/d करके। तो मान लो कि अपना d जो है नॉन जीरो आ जाए, यानी कि से 5 आ जाए, तो d1 d2 d3 तो ऑलवेज 0 है, तो हमेशा x का आंसर, y का आंसर, z का आंसर क्या आएगा, 0, जो कि होगा ट्रिवियल सॉल्यूशन। एक चीज यहाँ पे याद रखनी है आपको कि अगर d1 d2 d3 0 ही आएंगे क्योंकि होमोजेनियस सॉल्यूशन है। अगर आपका d 0 आ गया तो आपका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। अगर आपका d 0 नहीं आया तो ये ट्रिवियल सॉल्यूशन है।
और इसके अंदर हमें ये मानना है इन क्वेश्चंस के अंदर कि अगर ट्रिवियल सॉल्यूशन आ जाए तो दैट मीन्स कि सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं है, तो हम नॉन ट्रिवियल को ही कंसिस्टेंट मानेंगे, नॉन ट्रिवियल को ही कंसिस्टेंट मानेंगे। तो अब यहाँ पे हमें D1 D2 D3 निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 0 ही आएगा, तो हम निकालेंगे D, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि नॉन ट्रिवियल है कि नहीं है। तो इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं, D निकालेंगे, तो 5 5 एंड 2 2 5 एंड 4 4 5 एंड 2। तो आप इसको निकालेंगे प्लस माइनस एंड प्लस, प्लस 5 माइनस 5 प्लस 2। फर्स्ट रो एंड कॉलम 1 एंड देन कॉलम 2 एंड कॉलम 3 को हाइड करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड किया 5 4 5 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हाइड किया 2 4 4 2। फर्स्ट रो कॉलम 3 को हाइड किया 2 5 4 5। यहाँ पे आ गया आपका 5 5 इंटू 2 10 माइनस 20, ये आ गया आपका माइनस 10 माइनस 5। तो यहाँ पे आ गया 2 इंटू 4 2 इंटू 2 4 माइनस 4 इंटू 4 16, 4 माइनस 16 कितना आ जाएगा माइनस 12, तो माइनस 12 लिख लेते हैं सीधा, प्लस 2 2 इंटू 5 10 4 इंटू 5 20 10 माइनस 20 माइनस 10। तो आ गया आपका 5 इंटू माइनस 10 50 माइनस 50 प्लस 60 और ये आ गया आपका माइनस 20, तो माइनस 10 आ गया। तो माइनस 10 आ गया यानी कि इसका क्या होगा ट्रिवियल सॉल्यूशन, नहीं ये डी आ गया ना, डी आ गया, ठीक है डी आ गया। अब डी आ गया, D1 D2 D3 will be 0 because it's a homogeneous solution। होमोजीनियस सॉल्यूशन मतलब कांस्टेंट जो है वो जीरोस है ऑलरेडी, तो होमोजीनियस सॉल्यूशन है। अगर आपका डी आ गया कोई नॉन जीरो नंबर आ गया तो आपका इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन ही होगा। तो x y और z की वैल्यू क्या आ जाएंगी 0, x y और z की वैल्यू आ जाएंगी आपकी 0, क्योंकि d1 x की वैल्यू कैसे आएगी d1 अपॉन d, तो d1 तो 0 है ही, ये माइनस 10 आ गया तो 0। d2 y की वैल्यू क्या आएगी d2 अपॉन 2 d, यानी कि वो तो 0 ही है, माइनस 10 इज इक्वल टू 0। और z की वैल्यू भी क्या d3 अपॉन d, तो 0 अपॉन माइनस 10 0। तो जब होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है यानी कि कांस्टेंट पार्ट 0 होता है तो आपको d1 d2 d3 ऑलरेडी 0 है। अगर आपका d नॉन जीरो आ जाए तो आपका ट्रिवियल सॉल्यूशन है, और अगर आपका d 0 आ जाए तो वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। याद रखना नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तभी हम इस सिस्टम को कंसिस्टेंट मानेंगे। तो इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आएंगे क्योंकि उसमें d0 आएगा, तो मुझे वो भी पार्ट करना पड़ेगा। तो हम करते हैं 11th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, आप इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो। तो 11th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, हम यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं 2x माइनस 3y माइनस z इज इक्वल टू 0, x प्लस 3y माइनस 2z इज इक्वल टू 0, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 दे रखा है, z को आप 0z बना लो, जो भी वेरिएबल का नहीं दे रखा उसको आप 0 कोफिशिएंट बना लो। तो 2x माइनस 3y माइनस z इज इक्वल टू 0, x प्लस 3y माइनस 2z इज इक्वल टू 0, x माइनस 3y प्लस 0z इज इक्वल टू 0। तो इसको हम सॉल्व करते हैं अभी, इसका d निकालेंगे। अगर इसका d 0 आ गया तो हम बोलेंगे कि इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे d निकालेंगे 2 माइनस 3 माइनस 1 1 3 माइनस 2 1 माइनस 3 0। आई थिंक आपको अभी तक d निकालना आ गया है अच्छे से, मतलब डिटर्मिनेंट। तो इसका d 0 आने वाला है, d 0 है तो सिंस इट्स अ होमोजीनियस सॉल्यूशन, मतलब 0 0 0 को कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 में पुट करेंगे
तो D1 D2 D3 विल बी 0, ये हमें ऑलरेडी पता है। तो अभी ये भी 0 आ गया, तो अब ये सिस्टम के कौन से सॉल्यूशन है, इसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है तो सिस्टम में और मे नॉट बी कंसिस्टेंट, मे और मे नॉट बी कंसिस्टेंट, तो हमें वैसे ही z को k पुट करके इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो एक बार फिर के लिए निकाल देती हूँ मैं, 2x माइनस 3y माइनस z यानी कि माइनस k इज इक्वल टू 0, तो इज इक्वल टू k। यहाँ पे x प्लस 3y माइनस 2z इज इक्वल टू 0 यानी कि इज इक्वल टू 2z मतलब 2k। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो 3x इज इक्वल टू 3k, x की वैल्यू आ गई है k। अब हम इस x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो 2x की जगह पे 2k माइनस 3y इज इक्वल टू k, तो माइनस 3y इज इक्वल टू, ये 2k इधर जाके माइनस k, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो y विल बी इक्वल टू k अपॉन 3। y की वैल्यू आ गई है k अपॉन 3। अब हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे, y की वैल्यू आ गई k अपॉन 3। x3 के आ रहा है, एक मिनट, कुछ तो 2x माइनस 3y माइनस z, x प्लस 3y माइनस 2z इज इक्वल टू 0, x माइनस 3y, तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू k, x प्लस 3y इज इक्वल टू k। तो एक मिनट, यहाँ पे था माइनस 3y, x की वैल्यू k ही आएगी, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस z था तो इधर जाके वो प्लस z हो गया, किया जाएगा, तो x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 2z था तो इधर जाके वो प्लस 2z यानी कि प्लस 2k हो जाएगा। तो ये था 2x माइनस 3y, ये था x प्लस 3y। आंसर गलत है, पीछे 3k दे रखा है, ये आएगा आपका 2x प्लस x 3x होता है, k प्लस 2k 3k होता है, तो x की वैल्यू k ही आएगी और y की वैल्यू k अपॉन 3 ही आएगी, क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी, माइनस 3y और प्लस 3y, अनलेस कि यहाँ पे x का प्लस 3y की जगह पे माइनस 3y हो, जो कि नहीं है। तो हम इस वैल्यू को पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन में, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, ये दे रखा है, तो x है आपका k, 3y यानी कि k अपॉन 3, तो विच इज इक्वल टू 0 राइट हैंड साइड, तो यस दिस सिस्टम इज कंसिस्टेंट and this system has infinitely many solutions। ये था क्वेश्चन नंबर 11। 3 ही क्वेश्चन रह गए हैं, बहुत लंबी वीडियो हो गई। 12th क्वेश्चन है, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ नॉन जीरो सोल्यूशन, ये होमोजीनियस सोल्यूशन है क्योंकि 0 0 0, नॉन जीरो सोल्यूशन मतलब नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कब होता है, जब d इज इक्वल टू 0, तो फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ k। तो d हमें ऑलरेडी पता है कि 0 है क्योंकि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, तो d की वैल्यू निकालते हैं, 1 माइनस k माइनस 1, k माइनस 1 माइनस 1, 1 1 माइनस 1 शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम d की वैल्यू निकालेंगे, d की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, तो प्लस 1 माइनस माइनस k यानी कि प्लस k, प्लस माइनस 1 यानी कि माइनस 1, तो अंदर आ जाएगा रो 1 और कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 को हाइड करेंगे। पहले रो 1 एंड कॉलम 1 को हाइड किया, माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 1, अब रो 1 एंड कॉलम 2 को हाइड किया, तो k माइनस 1 1 एंड माइनस 1, रो 1 एंड कॉलम 3 को हाइड किया, रो 1 एंड कॉलम 3 को हाइड किया, तो एक मिनट, रो 1 एंड कॉलम 1, रो 1 कॉलम माइनस 1 रो 1 एंड कॉलम 2 k माइनस 1 1 माइनस 1, और कॉलम 3 को हाइड किया तो k माइनस 1 1 एंड 1। अब यहाँ पे 1 है, माइनस 1 ये आ गया आपका 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस माइनस 1 2 आ गया, और इधर है माइनस k प्लस 1
-1 k +1, तो 1 × 1 + 1 2 माइनस के को इससे किया तो प्लस k स्क्वायर माइनस के -1, तो ये आ गया आपका प्लस, यहाँ पे आएगा प्लस k स्क्वायर माइनस के, और यहाँ पे आएगा माइनस k +1। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस k, तो k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर और प्लस k और माइनस k कैंसिल, तो ये आ गया आपका 0, आपको ऑलरेडी दे रखा है 0, तो माइनस k स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल, तो k विल बी प्लस -1, तो k की वैल्यू आ जाएगी प्लस या -1, आंसर। नेक्स्ट है 13, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ a फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। 0 0 0, तो ये होमोजेनियस सॉल्यूशन है, तो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन कब होंगे, जब ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, यानी कि d विल बी 0, तो d 0 है तो d की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं, 1a, और यहाँ पे z भी है, तो हम क्या करेंगे, x + ay + 0, z इज इक्वल टू 0, y + az, तो यहाँ पे 0x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे z + ax, यानी कि ax + 0y + z इज इक्वल टू 0, जिसकी वैल्यू नहीं दी हो उसको 0 कोफिशिएंट मान लो। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट कैसे आएगा, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए यहाँ पे 1a 0 0 1 a 0 1, तो दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, क्योंकि इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, तो दैट मीन्स नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, प्लस 1 माइनस a प्लस 0, तो यहाँ पे रह जाएगा 1a 0 1, यहाँ पे रह जाएगा 0a a 1, और यहाँ पे रह जाएगा 0 1 a एंड 0, तो 1 × 1 माइनस a × 0 0 1 माइनस a, यहाँ पे 0 माइनस a स्क्वायर यहाँ पे 0, तो ये आ गया आपका 1 + a³ इज इक्वल टू 0, a³ इज इक्वल टू 0, तो दैट मीन्स a³ इज इक्वल टू -1, तो -1 का क्यूब यानी कि a का क्यूब है -1, तो -1 का क्यूब भी -1 का क्यूब -1 ही होता है, तो ये कैंसल, तो a विल बी -1, तो a की वैल्यू आ जाएगी -1। लास्ट क्वेश्चन है, इफ द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इक्वेशंस क्या है, मैं इसको एक बार लिख लेती हूँ, cy इधर जाके -cy बन जाएगा, x - cy - bz इज इक्वल टू 0, y az cx, तो -cx + y - az इज इक्वल टू 0, आगे है -az - cx + y इज इक्वल टू 0, और ये है -ay, सॉरी पहले bx लिख लेते हैं, x के कोफिशिएंट को साथ साथ लिखेंगे, -bx - ay + z इज इक्वल टू 0, तो इसके बेसिस पे कंसिस्टेंट है, ये होमोजीनियस सॉल्यूशन है, और अगर कंसिस्टेंट है तो दैट मीन्स नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो दैट मीन्स d इज इक्वल टू 0 है, तो हम d की वैल्यू निकालेंगे, जो कि 0 आएगी उसके बेसिस पे वैल्यू निकल जाएगी, d मस्ट बी 0 एज दिस इज कंसिस्टेंट, तो आपको ये प्रूव करना है।
तो डी की वैल्यू निकालने के लिए 1 माइनस सी माइनस बी माइनस सी 1 माइनस ए माइनस बी माइनस ए 1। बी एक्स प्लस ए वाई जेड, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बस। माइनस ए वाई माइनस बी एक्स इज इक्वल टू 0। या फिर हम ऐसे भी कर सकते थे, z को ही उधर ले जाते तो एक ही बात है, चाहे तो z को इधर लेके जाओ चाहे इसको इधर लेके जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि थोड़ा इजी लगेगा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे z को उधर ले जाते हैं, z को उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0। तो थोड़ा साइन का फर्क आ जाता है, आंसर आ जाएगा अगेन, बट थोड़ा सा इजी हो जाएगा मुझे। तो अभी हम रो 1 के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। तो प्लस माइनस प्लस, तो प्लस 1 माइनस माइनस सी यानी कि प्लस सी प्लस माइनस बी यानी कि माइनस बी। तो अंदर क्या रह जाएगा, रो 1 एंड कॉलम 1 माइनस ए माइनस 1, रो 1 एंड कॉलम 2 माइनस सी माइनस ए बी एंड माइनस 1, रो 1 एंड कॉलम 3 माइनस सी 1 बी एंड ए। तो प्लस 1, तो यहाँ पे आ गया माइनस ए प्लस माइनस ए एंड माइनस माइनस ए स्क्वायर। हो जाएगा ये माइनस ए प्लस ए स्क्वायर प्लस सी माइनस माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी माइनस ई इंटू ए माइनस ए सी माइनस बी। तो हो जाएगा माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc इज इक्वल टू 1 2। तो इसके साथ ही ये वीडियो खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 4.6 जो कि है इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज, जिसमें हम मैट्रिक्स मेथड को यूज करेंगे एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।